गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए, हम लोग कल लास्ट क्लास में देखे थे मोल प्रभास के बारे में। आज हम लोग बात करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी या विलेयता, है ना। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, ये सॉल्युबिलिटी या विलेयता क्या चीज़ है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि निश्चित ताप पर विलेय की वह अधिकतम मात्रा, निश्चित ताप पर विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो कि विलायक के निश्चित मात्रा में घोली जा सके, है ना। निश्चित ताप पर किसकी, विलेय की कितनी अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घोली जा सके, उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सॉल्युबिलिटी या विलेयता। ठीक है, इसमें हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग किसी भी विलायक में विलेय को किस सीमा तक घोल सकते हैं। जैसे कि अपने पास क्या है, मान लो एक कंटेनर है ना। उसी कंटेनर का एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, एक पात्र है। इस पात्र में हम लोग क्या करते हैं, पानी ले लेते हैं सबसे पहले। चलिए, हम लोग इसमें क्या करते हैं, थोड़ा पानी भर लेते हैं, है ना। अब इसमें क्या होगा, हम लोग किसी दूसरे पदार्थ को मिलाते हैं। मान लो हम लोगों ने मिला दिया यहाँ पे नमक या शक्कर, जो भी आप लोग लेना चाहें। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पानी में एक निश्चित सीमा तक ही क्या कर सकते हैं, नमक या शक्कर को घोल सकते हैं। एक निश्चित सीमा के पश्चात नमक या शक्कर का जो घुलना है वो बंद हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है विलेयता, जहाँ पर किसी भी विलेय पदार्थ की, है ना, विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घोली जा सके, विलेयता कहलाती है। इतना समझ में आ गया हो आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो विलेयता है वो दो प्रकार से हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। एक होता है हमारा ठोस की द्रव में विलेयता, है ना, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे द्रवों गैसों की द्रव में विलेयता। ठीक है, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि ठोसों की द्रव में विलेयता क्या चीज़ है। तो जब किसी ठोस को द्रव में मिलाया जाता है या किसी ठोस को द्रव में मिलाया जाता है तो उस क्रिया का नाम है ठोसों की द्रव में विलेयता। सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, किसी ठोस को द्रव में मिलाने की घटना ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। अब जब हम लोग किसी भी ठोस पदार्थ को द्रव के अंदर मिक्सअप करते हैं तो इसको कई सारे जो फैक्टर है वो प्रभावित करते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं। उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा और बताया गया है, जो हम लोग विलयन के प्रकार में देख रहे थे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जब किसी ठोस विलेय की मात्रा विलायक में लगातार मिलाने पर एक स्थिति ऐसी होती है कि विलेय की और अधिक मात्रा मिलाने में विलयन विलायक में नहीं घोली जा सकती, इस दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन प्राप्त होता है ना। इसको सिंपल सी भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करें तो हम जब किसी विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा को मिलाते हैं तो एक निश्चित समय के पश्चात हम लोग विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं मिला सकते। तो इससे जो बनने वाला विलयन है उसको हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। इसके बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ विलयन के प्रकार में, है ना। संतृप्त विलयन क्या होता है, निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घोली जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। फिर हम लोग वहाँ भी देखे थे कि निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में और अधिक हम लोग घोल नहीं सकते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको कई चीज़ें जो है वो प्रभावित करती है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है एक नया कॉन्सेप्ट है क्रिस्टलन। क्रिस्टलन के बारे में आप लोगों को सतह रसायन में और अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना। क्रिस्टलन क्या होता है, जब हम लोग किसी भी ठोस विलेय को द्रव के अंदर घोलते हैं तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर विलेय के ही कण आपस में टकरा जाते हैं और टकराने के कारण ये घुलने की बजाय जो पात्र रहता है उसकी तली में आकर बैठ जाते हैं, प्रिसिपिटेट बना लेते हैं ना, अवक्षेप बना लेते हैं। इस घटना का नाम होता है क्रिस्टलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर बताया गया है कि ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। जैसे कि यहाँ पहला कारक क्या है, विलेय एवं विलायक पदार्थ की प्रकृति। विलेय जो कम मात्रा में रहता है, विलायक जो अधिक मात्रा में रहता है। विलेय को हम लोग एक और नाम से जानते हैं घुलने वाला, और विलायक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं घोलने वाला। तो इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि यदि हम लोग विलेय किसी ठोस को द्रव में घोलते हैं या द्रव में मिलाते हैं तो उस समय विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य
जब किसी ठोस को किसी द्रव में मिलाया जाता है तो विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक अन्योन्य क्रियाएं समान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर में पानी और नमक जो भी ले रहे हैं, उन दोनों को मिलाने के बाद यदि नमक के कण और जल के कण, इन दोनों कणों के बीच अंतरा अणुक आकर्षण बल का मान या अंतरा अणुक अन्योन्य क्रियाओं का मान एक समान हो, तभी क्या होता है, वो जो पदार्थ है वो आसानी से उसमें घुल पाता है, नहीं तो जो ठोस है वो द्रव में विलय नहीं होता। एक बार फिर से समझा देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। जैसे कि जब हम लोग क्या करते हैं, पानी है ना, जल और नमक को आपस में मिक्सअप करके विलयन बनाते हैं तो जल विलायक कहलाता है और नमक हो जाता है हमारा विलेय। नमक कैसा होता है जी, ठोस होता है ना। और इसी ठोस को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस द्रव में घोल रहे हैं। इस दौरान यदि जल के कण है ना, जल के कण और नमक के कण, इन दोनों के बीच अंतरा अणुक अन्योन्य क्रियाएं का मान अगर एक समान हो, तभी क्या होगा, ये जो नमक है वो जल में घुल पाएगा। और यदि अंतरा अणुक अन्योन्य क्रिया का मान एक समान ना हो, तो ये जो हमारा नमक है वो इस जल में घुल नहीं पाएगा। तो इसी को बताया गया है कि किस प्रकार से विलेय और विलायक की जो प्रकृति होती है ना, विलेय और विलायक। यहाँ पर विलेय कौन हो जाएगा, हमारा नमक हो जाएगा विलेय और जल हो जाएगा विलायक। तो विलेय और विलायक के मध्य यदि अन्योन्य क्रिया का मान एक समान ना हो, तो उस स्थिति में जो ठोस है वो द्रव के अंदर विलेय नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो बताइएगा। इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि अर्थात ध्रुवी विलायकों में घुलनशीलता होगी, जबकि अध्रुवी विलायकों में अध्रुवी विलायक में घुलनशील होगी। इसमें थोड़ा सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट है, इसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें बोला जा रहा है कि ध्रुवी विलायक जो है या ध्रुवी विलेय जो है, ध्रुवी विलायक में घुलनशील होगा, ध्रुवी विलायक में घुलनशील होगा, जबकि अध्रुवी जो विलेय होगा, जबकि अध्रुवी विलेय अध्रुवी विलायक में घुलनशील होगा। मतलब ध्रुवी विलेय ध्रुवी विलायक में और अध्रुवी विलेय जो है वो अध्रुवी विलायक में ही घुलेगा। इसको एक नया कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है, समान समान को घोलता है ना। मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मान लो नमक लेते हैं और पानी लेते हैं, तो आपको पता होगा नमक भी दो आयनों में टूट जाता है ना, Na+ और Cl-। तो यहाँ पर देखिए दो ध्रुव आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। एक ध्रुव कौन सा है जी, एक ध्रुव है हमारा माइनस और दूसरा ध्रुव है प्लस। ठीक है, एक ध्रुव है माइनस और दूसरा ध्रुव है प्लस। उसी प्रकार से जब हम लोग क्या करते हैं, H2O को देखते हैं तो ये हो जाता है हमारा H2+ और साथ में बनता है हमारा O2-। तो यहाँ पर भी देखने को हमको मिल रहा है दो ध्रुव, पहला कौन सा है, एक पॉजिटिव और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव। इस कारण क्या होता है, ये जो हमारा NaCl है वो इस H2O में आसानी से घुल जाता है। ये हो जाएगा आपका ध्रुवी विलेय और ये कहलाएगा हमारा ध्रुवी विलायक। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमारे पास क्या है, बेंजीन है, मान लो C6H6 है ना, C6H6 है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जल में घोलते हैं, तो जल तो H+ और O2- में O- में क्या होता है, टूट जाता है। लेकिन जो हमारा बेंजीन है C+ और H- या फिर C-H+ में नहीं टूटता है। इस कारण बेंजीन जो है वो हमारा जल में विलेय नहीं है। तो ये बेंजीन कैसा है, अध्रुवी प्रकृति का है, इसमें कोई भी चार्ज जो है वो जनरेट नहीं हो रहा है। जबकि हमारा जो वाटर है क्या है, ध्रुवी प्रकृति का है, इसमें दो अलग अलग चार्ज जो है वो जनरेट हो रहे हैं। बेंजीन में किसी प्रकार का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आता। इस कारण से क्या होता है, ये अविलेय होता है। और हमारा जो नमक और H2O का मिश्रण होता है उसमें नमक में भी दो ध्रुव आते हैं और वाटर में भी दो ध्रुव आते हैं। इस कारण से क्या होता है, ये विलेय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बताया गया यहाँ पे जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा के बारे में आप यूनिट फर्स्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, हमारे पास जो आयन होते हैं ना, आयनिक जो क्रिस्टल होते हैं, तो जैसे कि अपने पास क्या है, Na+ है और Cl- है ना। तो इन आयनों के मध्य क्या पाया जाता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, है ना।
स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इनके मध्य पाया जाता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, है ना। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो होता है इनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक बनते कैसे हैं आप लोगों को पता होगा, मैं कहीं शायद बताया हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों का ये क्या है, नमक का मान लेते हैं, हमको क्रिस्टल बनाना है, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इसके कण हैं, है ना, आपस में अच्छे से बंधे रहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस कॉर्नर में अगर सोडियम का है, तो बीच में जो क्रिस्टल रहता है वो आपका क्लोरीन का रहता है ना, यहाँ पर बीच में जो रहेगा वो किसका रहेगा, क्लोरीन का रहता है। तो इस प्रकार से हमको एक क्रिस्टल देखने को मिलता है, और इसी क्रिस्टल को हम लोग क्या बोलते हैं, जालक, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, तो जालक ऊर्जा क्या होता है, किसी भी आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। और इस क्रिस्टल जालक के बनने से जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है ना, इस क्रिस्टल जालक के बनने से जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है उसी को कहा जाता है जालक ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा विलायक के अणुओं के में अंतराण्विक आकर्षण बल। पहले हम लोग देख रहे थे विलय और विलायक के मध्य, यहाँ पर बोला जा रहा है केवल विलायक के अणुओं के मध्य। तो वही है, अगर विलायक हमारा क्या है, ध्रुवीय प्रकृति का है, तो आसानी से वो उसमें विलय हो जाएगा, और अध्रुवीय प्रकृति का है तो आसानी से विलय नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जल योजन ऊर्जा। इसको अभी 11वीं जस्ट केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाए हूँ। जल योजन ऊर्जा क्या होता है ना। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, टेम्परेचर, है ना, ताप। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि ताप बढ़ाने पर किस प्रकार से जालक ऊर्जा के मान किस प्रकार से विलेयता जो है वो प्रभावित होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ताप का प्रभाव विलेय के घुलने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है ना। चलिए देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो ताप का प्रभाव है वो विलेय के घुलने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि यदि अभिक्रिया कैसी हो, ऊष्मा शोषी हो। ऊष्मा शोषी कहने का मतलब क्या होता है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है ना। पहला है हमारा ताप का प्रभाव, उसमें बताया गया है कि यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हो, तब की स्थिति में ली सातेलिय के सिद्धांत के अनुसार अगर हम लोग ताप को बढ़ा दें तो विलेय पदार्थ के घुलने की जो दर है वो बढ़ जाती है, अर्थात विलेयता जो है बढ़ जाती है। याद रखेंगे हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो विलेयता पर आधारित, विलेयता है ना। विलेयता मतलब निश्चित ताप पर विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घोली जा सकती है, इसी को हम लोग कहते हैं विलेयता। तो इसमें बताया जा रहा है ताप का प्रभाव, है ना। देखिए ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है। मान लो हमने क्या किया है, एक पात्र लिया है, इस प्रकार से हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र में जल रखकर हम लोग क्या करते हैं, इसको बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होगा, इसमें का जो पानी है वो उबलने लगेगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया नमक को। नमक कैसा होता है, ठोस होता है ना, हम लोग ठोसों की द्रव में भी लेते ही कर रहे हैं भी। और अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इस नमक के घुलने की जो दर है वो भी बढ़ती जाती है। क्योंकि यह अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी है। ऊष्मा शोषी कहने का मतलब जब हम लोग इस पात्र में रखे पानी को गर्म करते हैं तो वो जो पानी है ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, और अवशोषित करके क्या हो रहा है जी, गर्म हो रहा है, जिस कारण यह अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा शोषी होने के कारण क्या होता है, जब हम लोग किसी भी ठोस को, याद रखेंगे अभी मैं बात कर रहा हूँ ठोस की, अभी इसके बाद गैस का भी बनना है ना। तो जब हम लोग किसी भी ठोस को गर्म करते हैं और अभिक्रिया यदि ऊष्मा शोषी हो तो ली सातेलिय के सिद्धांत के अनुसार इसमें जो विलेयता है या इस ठोस की जो विलेयता है वो बढ़ जाती है, याद रखेंगे, है ना। यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हो तो उस स्थिति में जब किसी ठोस को द्रव में मिलाया जाता है तो उस ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि आपने पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा
है ना। आपके पास 2 गिलास है, इसमें एक ठंडा पानी रखा है, इसमें हम लोगों ने गर्म पानी को रख दिए हैं। इसमें भी हम लोग 1 चम्मच शक्कर डालते हैं, इसमें भी 1 चम्मच शक्कर डालते हैं। अब आप लोग थोड़ा अंदाज़ा लगाएंगे कि इन दोनों में से किस में शक्कर जो है वो जल्दी घुलेगा। तो आप लोग यहाँ पे ये पाते हैं कि जो हमारा दूसरा नंबर का जो गिलास है, इसमें का जो शक्कर है वो जल्दी घुल जाता है ठंडे गिलास की अपेक्षा। इसका मतलब क्या है कि यदि पानी गर्म है तो विलेयशीलता बढ़ेगी और यदि पानी ठंडा है तो विलेयशीलता घटेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दूसरा कंडीशन यहाँ पर ऊष्मा शोषी को तो हम लोगों ने देख लिया। अब यदि अभिक्रिया कैसी हो, ऊष्मा छेपी हो, है ना। अगर अभिक्रिया ऊष्मा छेपी हो मतलब जहाँ पे ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, तो उस स्थिति में ठोसों की जो विलेयता है ताप बढ़ाने पर कम होती है या घटती है। ऊष्मा शोषी रहेगी तो बढ़ेगी, ऊष्मा छेपी रहेगी तो घटेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नया टॉपिक है